Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. Padhai with Guru Chela is the ultimate hub for all things exam preparation. Dear students, today we will be analyzing the latest question paper for your discipline specific elective paper Feminism Theory and Practice. By going through these questions, we can gain valuable insights into the exam format and understand the types of questions that may appear in the upcoming exam. So, let's get started. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 जून 2K24 को कंडक्ट हुए डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, उनका आंसर किस वे में आप लोग जो है लिख सकते हैं एंड सो मैनी थिंग्स इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। All right, my dear students, now that we have the latest question paper for your DSC paper Feminism Theory and Practice, ये जो पेपर है ये हमें ईमेल किया है हमारी एक स्टूडेंट निक्की यादव ने। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहे हैं वो 8 रहे हैं, जिनमें से यानी 4 क्वेश्चंस आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आपको दिए गए कॉलम पर अपना रोल नंबर जो है मेंशन कर लेना है। आप लोगों को यानी 4 क्वेश्चंस यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन का मार्किंग देखा जाए तो 18.75 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहा है। सभी के सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो समान रखे गए हैं। आप लोग जो है थ्रू आउट द पेपर एक ही प्रकार का मीडियम यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। सो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस रहे हैं इस लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, What is the difference between sex and gender? How does feminist theory explain this difference? लिंग और जेंडर में क्या अंतर है? नारीवादी सिद्धांत इस अंतर को कैसे समझाता है? सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, देन उसके बाद ही अपना आंसर जो है आपको लिखना है। सो देखिए, सेक्स और जेंडर में अंतर है। सेक्स बायोलॉजिकल होता है, यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे क्रोमोसोम्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोन्स के बेसिस पर डिफाइन होता है, जबकि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो सोसाइटी के नॉर्म्स, रोल्स, एक्सपेक्टेशंस के थ्रू डिफाइन होता है। फेमिनिस्ट थ्योरी के अनुसार सेक्स और जेंडर के बीच का अंतर समझा जाता है क्योंकि जेंडर रोल्स और एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी द्वारा क्रिएट किए जाते हैं जो मर्दों और औरतों के बीच में इनइक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी ये समझाती है कि जेंडर रोल्स को चैलेंज करना जरूरी है ताकि जेंडर इक्वलिटी अचीव की जा सके। इस थ्योरी के अनुसार जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स ने मर्दों और औरतों के बीच में पावर डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस किया है और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया है। फेमिनिस्ट थ्योरी जेंडर रोल्स को डीकंस्ट्रक्ट करके इक्वलिटी और एम्पावरमेंट के लिए एफर्ट्स करता है। सो ओवरऑल सेक्स और जेंडर के बीच का अंतर समझना जरूरी है ताकि जेंडर इक्वलिटी और एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा सके, और फेमिनिस्ट थ्योरी इसमें एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रोल्स डज फेमिनिज्म प्ले इन चैलेंजिंग पैट्रियार्कल सिस्टम्स ऑफ पावर एंड ऑपरेशन? सत्ता और उत्पीड़न की पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देने में नारीवाद क्या भूमिका निभाता है? सो देखिए, फेमिनिज्म पैट्रियार्कल सिस्टम्स ऑफ पावर एंड ऑपरेशन को चैलेंज करने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। इसमें कुछ मुख्य रोल्स हैं। सामाजिक जागरूकता, फेमिनिज्म समाज में जेंडर इनक्वलिटी और पैट्रियार्की के मूल कारणों पर रोशनी डालता है। इससे लोगों की सोच में बदलाव आता है और सामाजिक जागरूकता बढ़ती है। सेकंड है शक्ति विरोधी आंदोलन। फेमिनिज्म शक्ति और प्रिविलेज के अगेंस्ट लड़ता है जो मर्दों के लिए होता है। इससे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन को हाईलाइट किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज स्त्री शक्ति।
फेमिनिज्म विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है। इससे विमेन को अपना राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लड़ने की शक्ति मिलती है और उन्हें अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिलती है। फोर्थ पॉइंट, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करना। जी हाँ, फेमिनिज्म पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स और नॉर्म्स को चैलेंज करता है जो जेंडर इनइक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं। इससे सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, इंटरसेक्शनलिटी। फेमिनिज्म इंटरसेक्शनलिटी को एक्नॉलेज करता है, यानी जेंडर के साथ साथ रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी जैसे फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है। इससे सभी को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की मांग की जाती है। सो ओवरऑल फेमिनिज्म पैट्रियार्कल सिस्टम्स ऑफ पावर एंड ऑपरेशन को चैलेंज करके जेंडर इक्वलिटी और सोशल चेंज को प्रमोट करता है। ये एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो सोसाइटी को इंक्लूसिव और इक्वल बनाने की दिशा में काम करता है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द मेन स्कूल्स ऑफ थॉट विद इन फेमिनिज्म? हाईलाइट मेजर पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन देम। नारीवाद के अध्ययन के मुख्य दृष्टिकोण क्या हैं? उनके बीच समानता और अंतर के प्रमुख बिंदु को स्पष्ट कीजिए। सो देखिए, फेमिनिज्म के अंदर कुछ मुख्य विचारधाराएं हैं, जैसे कि लिबरल फेमिनिज्म। अगर हम बात करें लिबरल फेमिनिज्म की, तो लिबरल फेमिनिज्म जेंडर इनइक्वलिटी को लीगल रिफॉर्म्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू सॉल्व करने की दिशा में काम करता है। इसमें इक्वलिटी, फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट्स की इम्पोर्टेंस है। वहीं दूसरा है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म पैट्रियार्की को रूट कॉज मानता है और इसका पूरा ध्यान जेंडर बेस्ड ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन पर होता है। इसमें जेंडर रोल्स और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को चैलेंज किया जाता है। थर्ड है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को जेंडर इनइक्वलिटी के साथ जोड़ता है। इसमें कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की के बीच का कनेक्शन समझा जाता है। फोर्थ है इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म जेंडर के साथ साथ रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी जैसे फैक्टर्स को भी कंसीडर करता है। इसमें मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस किया जाता है। इन विचारधाराओं के बीच कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। उनमें से कुछ मुख्य पॉइंट्स इस प्रकार हैं। अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें, समानताएं की बात करें, तो देखिए सभी स्कूल्स ऑफ थॉट जेंडर इक्वलिटी और विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं। इनमें से हर एक विचारधारा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन को चैलेंज करता है। सभी स्कूल्स ऑफ थॉट सोसाइटी में चेंज लाने की दिशा में काम करते हैं। अगर हम बात करें अंतर की, डिफरेंसेस की, तो लिबरल फेमिनिज्म लीगल रिफॉर्म्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करता है, जबकि रेडिकल फेमिनिज्म पैट्रियार्की को रूट कॉज मानता है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इकोनॉमिक फैक्टर्स को जेंडर इनइक्वलिटी के साथ जोड़ता है, जबकि इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन को कंसीडर करता है। हर स्कूल ऑफ थॉट अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स और सॉल्यूशंस लेकर आता है जेंडर इनइक्वलिटी के समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। सो ओवरऑल ये मुख्य स्कूल्स ऑफ थॉट फेमिनिज्म के डाइवर्स और इंक्लूसिव नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें जेंडर इक्वलिटी और सोशल चेंज के लिए अलग अलग अप्रोचेस हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। हाउ डिड इट इवॉल्व ओवर टाइम टू एड्रेस वेरियस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज फेस्ड बाय विमेन। पश्चिमी दुनिया में नारीवाद के विकास पर चर्चा करें। महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए यह समय के साथ कैसे विकसित हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो देखिए, फेमिनिज्म का विकास वेस्टर्न दुनिया में एक लंबी और एक गहरी जर्नी है। इसका विकास समय के साथ हुआ है और अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे जो महिलाओं से जुड़े हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए इवॉल्व हुआ है। अगर हम बात करें तो इसमें आपको जितने भी जो वेव्स हैं फेमिनिज्म की वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की, तो देखिए पहली वेव फेमिनिज्म
19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हुई, जहां महिलाओं ने वोटिंग राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स और लीगल स्टेटस के लिए लड़ाई की। इस समय में सफ्रेज मूवमेंट यानी कि वोटिंग राइट्स के लिए मूवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण था। सेकेंड वेव फेमिनिज्म, दूसरा वेव 1960s और 1970s में आया, जहां विमेंस लिबरेशन मूवमेंट और इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई शुरू हुई। इस समय में रिप्रोडक्टिव राइट्स, वर्क प्लेस इक्वलिटी और जेंडर रोल्स के अगेंस्ट मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग था। थर्ड वेव फेमिनिज्म, तीसरा वेव 1990s से शुरू हुआ, जिसमें इंटरसेक्शनलिटी और डाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस बढ़ाई गई। इस वेव में LGBTQ+ राइट्स, रेशियल इक्वलिटी और ग्लोबल फेमिनिज्म जैसे टॉपिक्स पर भी फोकस किया गया। फोर्थ वेव फेमिनिज्म, चौथा वेव रिसेंट ईयर्स में आया है, जहां सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल जेंडर बेस्ड इश्यूज़ पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया गया है। इसमें ऑनलाइन एक्टिविज़म, बॉडी पॉजिटिविटी और कंसेंट एजुकेशन का भी ध्यान है। फेमिनिज्म का ये इवोल्यूशन महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार के लिए लड़ाई एक कंसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव रोल प्ले किया है। हर वेव ने अपने समय के इश्यूज़ को एड्रेस किया और महिलाओं के राइट्स और एम्पावरमेंट के लिए लड़ाई की। इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया और जेंडर इक्वलिटी की दिशा में कदम बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। What were the unique challenges and opportunities for women's rights movements within socialist societies? समाजवादी समाजों के भीतर महिला अधिकार आंदोलनों के लिए अनोखी चुनौतियों और अवसर क्या थे? देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न काफ़ी चैलेंजिंग है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हम फिर भी इसको जवाब देने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो सोशलिस्ट समाजों में महिलाओं के अधिकार आंदोलन के लिए कुछ विशेष चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ थे। सोशलिस्ट सोसाइटीज़ में महिलाओं को समानता और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई में कुछ अलग तरीके के मुद्दों का सामना करना पड़ा। चैलेंजेस की बात करें तो पहला था जेंडर इक्वलिटी का अनअवेयरनेस। देखिए, सोशलिस्ट सोसाइटीज़ में भी महिलाओं को जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनिशियली जेंडर इक्वलिटी का सम्मान कम था। सेकेंडली बात करें तो वो है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। सामाजिक और राजनीतिक अगर हम ढांचों में बात करें तो महिलाओं के ट्रेडिशनल रोल्स को मेंटेन करना चैलेंजिंग था, जिससे उनका पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में कम होता था। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं, जहां पर सोशलिस्ट सोसाइटीज़ ने महिलाओं के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए, जिससे उनका एम्पावरमेंट हुआ। दूसरा बात करें अपॉर्चुनिटीज़ में तो वो है लीगल राइट्स। सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स ने महिलाओं के लीगल राइट्स को स्ट्रेंथन किया, जैसे इक्वल पे और मैटरनिटी बेनिफिट्स जैसे लॉज इम्प्लीमेंट किए। इस प्रकार सोशलिस्ट सोसाइटीज़ में भी महिलाओं के अधिकार आंदोलन को सपोर्ट मिला, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में उन्हें अपने राइट्स के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी। ये सोसाइटीज़ ने महिलाओं के एम्पावरमेंट और इक्वलिटी के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन चैलेंजेस भी थे जो उन्हें फेस करने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। What were the key challenges faced by women participating in the Indian national movement? How did they overcome societal barriers to assert their voice in the fight for freedom? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थीं? आज़ादी की लड़ाई में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन्होंने सामाजिक बाधाओं को कैसे पार किया? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए कुछ मुख्य चैलेंजेस थे। उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठान और समाज में स्थापित परंपराओं को सामना करना पड़ा अपनी आवाज़ को स्वतंत्रता की लड़ाई में सुनाने के लिए। देखिए, चैलेंजेस की बात करें तो पैट्रियार्कल सोसाइटी की हम सबसे पहले बात करते हैं। भारतीय समाज तब महिलाओं को घर के अंदर बंद करने की परंपरा थी, जिससे उन्हें पब्लिक स्फेयर में आने में मुश्किल होती थी। लिमिटेड पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो महिलाओं के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिमिटेड राइट्स थे, जिससे उन्हें पॉलिटिकल आंदोलन में शामिल होना चैलेंजिंग था।
कैसे महिलाएं सामाजिक प्रतिबंधन को पार कर पाने में आवाज़ अपनी बुलंद करी। तो देखिए महिला मंडल और समिताएं आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस जैसी भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार महिलाएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती रहीं और सामाजिक प्रतिबंधन को पार कर अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने एकजुट होकर समाज में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाउ डज द स्ट्रगल फॉर विमेंस राइट्स कनेक्ट विद अदर सोशल जस्टिस मूवमेंट्स इन इंडिया such as movements for caste equality, environmental justice and LGBTQIA+ rights? भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष अन्य सामाजिक न्याय आंदोलनों जैसे जाति समानता, पर्यावरण न्याय और LGBTQIA+ अधिकारों के लिए आंदोलनों के साथ कैसे संबंधित है। देखिए महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई और अन्य सामाजिक न्याय आंदोलन का गहरा संबंध है। इनका एक दूसरे से जुड़ना समाज में समृद्धि और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करें कास्ट इक्वलिटी की, यानी कि जाति समानता की। तो महिलाएं और जाति समानता आंदोलन के बीच गहरा संबंध है। जब महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं तब उन्हें जाति के भेदभाव को भी समझना पड़ता है। इसमें महिलाएं और अन्य समुदाय के लोग मिलकर एक समानता की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एनवायरमेंटल जस्टिस की बात करें, यानी कि पर्यावरणीय न्याय की। तो देखिए महिलाएं पर्यावरण की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब महिलाएं पर्यावरण के लिए लड़ती हैं तब वे साथ में अन्य सामाजिक न्याय आंदोलन से जुड़कर एक समृद्धि और स्वस्थ समाज की दिशा में आगे बढ़ती हैं। बात करें LGBTQIA+ राइट्स की, यानी कि समलैंगिक अधिकार की। तो महिलाएं और LGBTQIA+ समुदाय के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई में भी एक संबंध है। जब महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं तब वे समलैंगिक समुदाय के लोगों के अधिकार को भी समझती हैं और उनके साथ मिलकर समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ते हुए अन्य सामाजिक न्याय आंदोलनों से जुड़कर एक समृद्ध समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ती हैं। ये सभी आंदोलनों के दूसरे को समझाने और सहयोग करने में मदद करते हैं और समाज में एक सर्वोत्तम समानता की दिशा में बदलाव लाने में सहायक होते हैं। आइए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि नोट बेस्ड पूछा जाता है। यहाँ पर 4 टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें से किन्हीं 2 पर आप लोगों को शॉर्ट नोट जो है लिखना है। सबसे पहला है लिबरल फेमिनिज्म। तो देखिए लिबरल फेमिनिज्म की बात करें तो ये एक प्रमुख आंदोलन है जो महिलाओं के अधिकार और समानता की बात करता है। इस आंदोलन में महिलाएं अपने समानता और अधिकार के लिए लड़ती हैं, जैसे कि समान रूप से शिक्षा और नौकरी का अधिकार। दूसरा बात करें तो वो है सेक्स एंड जेंडर। तो देखिए सेक्स और जेंडर में अंतर होता है। सेक्स बायोलॉजी से जुड़ा होता है जबकि जेंडर सामाजिक और मानसिक बनाव को दर्शाता है। जेंडर एक सामाजिक भाषा है जो बताता है कि किस प्रकार की भूमिका समाज में एक व्यक्ति को दी जाती है। नेक्स्ट बात करें तो वो है आपका जेंडर पे गैप। तो देखिए जेंडर पे गैप एक सामाजिक समस्या है जिसमें महिलाएं मर्दों के मुकाबले कम वेतन कमाती हैं। ये भेदभाव महिलाओं के समानता और सम्मान को प्रभावित करता है। लास्ट है रिप्रोडक्टिव राइट्स, यानी कि प्रजनन अधिकार। देखिए रिप्रोडक्टिव राइट्स महिलाओं के अधिकार में से एक महत्वपूर्ण है। इसमें महिलाएं अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं और गर्भवती होने पर या ना होने की निर्णय लेने का अधिकार रखती हैं। ये उनका स्वस्थ और स्वतंत्रता का प्रमुख पहलू होता है। ये आप लोगों का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर रहा है आप लोगों के DSE पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस पर। डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर जो है ड्यू रेगुलर स्टूडेंट्स का है जो कि 3 जून 2024 को कंडक्ट कराया गया है। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के क्वेश्चन पेपर की, तो आप लोग जो हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, as we wrap up, let's share some valuable tips to excel on the day of the exam. First and foremost, make sure you get a good night's sleep the day before, because
A well rested mind performs better. So, on the day of the exam, arrive early to the exam center to avoid any last minute stress. Secondly, read through the instructions carefully before starting the exam and pay attention to the marking scheme and allocate your time accordingly. Lastly, stay calm and composed during the exam. Dear students, remember one thing. You put in the efforts and now it's time to show what you know. I hope this analysis and the tips provided will be beneficial to you in your exam preparation. If you have any further questions or need more guidance, feel free to reach out. Good luck with your studies and I am confident you will do great on the exam. Dear students, don't forget to like this video, subscribe to our channel Padhai with Guru Chela and hit the notification bell to stay updated with our latest content.